सभी को नमस्कार। 70 बीपीएससी मेंस एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए 14 अप्रैल को जो लिटमस टेस्ट लिया गया था आप लोगों को, उसको किस तरीके से क्वेश्चन को लिखना था मैं इसमें शॉर्ट में डिस्कस कर देता हूं। जिसने भी आंसर लिखा है वो भी वीडियो को देख लें, और जिसने नहीं लिख पाया है वो भी कोशिश करें कि इस तरीके से आप अपना आंसर लिखें। और जो भी आज का क्वेश्चन था आपको 1.5 घंटे का टाइम दिया गया था। इस 1.5 घंटे में सारा क्वेश्चन आपको 20 क्वेश्चन दिया था मैं, और 20 क्वेश्चन सारे आपका शॉर्ट क्वेश्चन था। और क्वेश्चन इस तरह से कुछ दिया गया था ताकि आपका जो एग्ज़ाम में जैसा PYQ बीपीएससी पूछा है उसी पैटर्न पर आपको दिया गया था, ताकि आप एक बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएँ। क्वेश्चन किस किस टॉपिक से लिया गया था मैं उसको पहले देख लेता हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन में दिया था स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर से। दूसरा क्वेश्चन में दिया था आपका जो है ना इंक्लूसिव ग्रोथ से। थर्ड क्वेश्चन आपका राज्यपाल का मुद्दा भी काफ़ी चर्चा में है, वहाँ पे दिया था। फिर फोर्थ क्वेश्चन आप था जेंडर बस्टिंग कैसे महिलाओं को एम्पावर करेगी इससे। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको दिया गया था आर्टिकल 142 के तहत जो पूर्ण न्याय करती है सुप्रीम कोर्ट, उससे। फिर लॉजिस्टिक का क्या हमारे देश में है, और जो भारतमाला और ये समर्पित माल गलत जो क्वेश्चन दिया गया था। फिर आपका यहाँ पे जो डायस्पोरा के बारे में एक क्वेश्चन यहाँ दिया गया। एक क्वेश्चन और मैं यहाँ दिया था आपका प्रिफर प्लेट जो है किस तरह से हमारे देश के जल निकासी, जलवायु और आर्थिक गतिविधि को प्रभावित करता है। फिर क्वेश्चन था आपका गवर्नेंस को लेके, क्योंकि यहाँ को बीपीएससी कई बार पूछ चुका है। फिर एक क्वेश्चन हिंद महासागर और क्वाड को जोड़ के दिया गया था। बांग्लादेश की विदेश नीति अब अभी मोटा मोटी भारत की केंद्रित नहीं है, जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है वहाँ क्वेश्चन जोड़ के दिया गया। बाकी इंडियन नेशनल कांग्रेस और जो है अन्न क्रांतिकारी और किसान मूवमेंट से जोड़ के क्वेश्चन दिया गया। फिर इसमें और जो क्वेश्चन कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आपको लिखने दिया गया। अभी जो रेसिप्रोकल टेरिफ का जो काफ़ी चर्चा में है वहाँ जोड़ के दिया गया। फिर AI जो एक्शन समिट हुआ है फ्रांस में वहाँ से जोड़ के दिया गया। और बाकी कुछ और आपको शॉर्ट क्वेश्चन दिया गया, जैसे कि आपको ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के दिया गया था। फिर UN जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट है उसका। फिर आपका सिप्री रिपोर्ट दिया गया था। फिर अभी जो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का जो 150वां दिवस मनाया गया उसमें मौसम विज्ञान का जो घोषणा उससे। फिर आपका अटल इनोवेशन मिशन 2.0 से। और एक क्वेश्चन और आपको दिया गया था लीड का रिपोर्ट जो लॉजिस्टिक रिपोर्ट इंडिया का है 2024 का, उससे दिया गया था। ठीक ना, तो ये सारे क्वेश्चन आपका शॉर्ट क्वेश्चन था। ठीक ना, तो मैं इसमें कुछ क्वेश्चन को लेके बताता हूँ आपको इसमें कौन कौन से पॉइंट लिखने थे। देखिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि GS पेपर 2 की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर चौथा और क्वेश्चन नंबर आपको 7वां, ये शॉर्ट क्वेश्चन लिखना। और यहाँ भी 5 क्वेश्चन रहने वाला, यहाँ भी 5 क्वेश्चन रहेगा और यहाँ भी 5 क्वेश्चन रहेगा। 15 क्वेश्चन आपको तो शॉर्ट क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। और जब तक आप इसका अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर लेंगे तो वहाँ विद इन टाइम लिमिट में लिखना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए शॉर्ट क्वेश्चन लिखने का प्रैक्टिस अभी भी अगर नहीं स्पीड बनता है तभी भी 1-2 दिन समय आपके पास है, कुछ आंसर राइटिंग कर लीजिए शॉर्ट क्वेश्चन। और कोशिश कीजिए कि जो भी शॉर्ट क्वेश्चन हो ना उसको एनी हो 4 से लेकर 4.5 मिनट में कंप्लीट करें, और कम से कम 4 डायमेंशन या 3 डायमेंशन आंसर में खोलना। अभी मैं कुछ आपको जब डिस्कस करूंगा आपको इसमें समझ में आएगा कि आखिर कैसे इन सब आंसर को हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। देखिए शॉर्ट आंसर में आपके पास कंटेंट या नॉलेज के साथ साथ आपको लिखने का अगर स्पीड रहेगा तो आप सब क्वेश्चन को आराम से क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। यही क्वेश्चन एक जो आपका है, क्वेश्चन के थीम को समझ लेते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर जो है कैसे स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के लिए एक संभावित समाधान जो है एक पोटेंशियल सॉल्यूशन उभर रहे हैं। ठीक ना, भारत की जो परमाणु ऊर्जा रणनीति में SMR का क्या पोटेंशियल है और इसका क्या चुनौतियां हैं, इसका आपको क्या करना है, एग्जामिन या आपको परीक्षण करना है। देखिए सिंपल क्वेश्चन का की टर्म ये तो पहला बात है SMR क्या होता है ये लिख देंगे। कैसे ये एक जो है ना संभावना है भारत के लिए उसके पॉइंट, और इसके सामने क्या क्या आपका चुनौतियां, यही आपको लिखना है। सिंपल यहाँ हम क्या करेंगे, SMR क्या होता है, मतलब 300 मेगावाट से लेके लगभग 30 मेगावाट से लेके लगभग 300 मेगावाट के बीच का ये प्रोजेक्ट होता है, ये कर लेंगे। और इसका जो मेन जो इंडिया में इसको लाने का एक वही है कि हमको एक तो 2070 तक नेट जीरो इमिशन प्राप्त करना है, और ऊर्जा सुरक्षा के दृष्टिकोण से हमारे लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। तो पोटेंशियल वही कि एक तो ऊर्जा सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये विश्वता हमको एक विश्वसनीय ऊर्जा का स्रोत हो सकता है। दूसरा ये SMR चूँकि छोटे रिएक्टर होते हैं इसको हम क्या कर सकते हैं, पोर्टेबल कर सकते हैं, और इसको हम कई सारे ग्रिड से भी जोड़ सकते हैं। ये लो कार्बन इमिशन
मिशन है। और कोप 26 में जो हम जो 5-6 जो टारगेट रखे हैं कि भाई हमको जो रिन्यूएबल एनर्जी से ऊर्जा बनाना है, या और भी जो 5-6 उसमें जो पंचामृत का कॉन्सेप्ट है उसके लिए भी। और इसमें जो प्राइवेट सेक्टर का अगर एंट्री करके जो है एक काफ़ी इसमें संभावना, यही आपको 1 2 3 4 5 पॉइंट इसके संभावना में लिखना था। अब इसमें लिखेंगे संभावना के पोटेंशियल के साथ ही साथ इसमें कुछ जो चुनौतियां हैं। पहली बात तो एक तो रेगुलेशन को लेके कि कौन इसको रेगुलेट कैसे क्या करेगा, कुछ तकनीकी चुनौतियां भी इसके रिलेटेड है। तो यही आपको 2-3 चुनौतियाँ लिखे। अंतिम में वही कि हाँ एसएमआर एक अच्छी पहल है, एक अच्छा टेक्नोलॉजी नहीं है, इसके सारे जो भी चैलेंजेस को ध्यान में रखते हुए भारत में इसको आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अभी ये हाल ही में घोषणा बजट में भी किया गया है। तो आप यहाँ पर दफ़ा बजट का भी एक करंट अफेयर्स का एंगल लेते हुए अगर लिखेंगे तो आपका आंसर आराम से हो जाएगा। इतना बात आपको 4.5 मिनट में लिखना, इसको मैं थोड़ा शॉर्ट में कुछ की टर्म यूज किया हूँ, यही की टर्म आपके आंसर में आना चाहिए। आपको आराम से यहाँ अगर एग्जामिनर सही ढंग से कॉपी चेक करेंगे आपको 3.5 नंबर से लेके 4 तक दे देगा। और अगर 4 तक अगर मिल रहा है सेकंड पेपर में तो आपका कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगर ये करंट अफेयर्स में अगर पूछ देगा तो आपको 4 नंबर ठीक ठाक है। हाँ अगर लॉन्ग पूछेगा तो आप इसका एसएमआर का डिटेल में ये क्या होता है, इसका क्या खासियत है, क्या क्या इसका अभी बजट में क्या प्रावधान किया गया, कितने करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया है, फिर कैसे संभावना है, इसको इसी को आपको की टर्म को फिर डिफाइन करना, क्या क्या चुनौतियाँ, इसमें भी आपको 4-5 पॉइंट और जोड़ लीजिएगा। अंतिम में क्या होना चाहिए, इन सब बात को लिख के आंसर को ख़त्म कर देंगे, ठीक ना। तो इसे करके नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको यहाँ दिया गया था कि भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि दर सभी वर्गों को समान रूप से लाभ नहीं पहुंचा रही है। समावेशी विकास में बाधा बनने वाले प्रमुख स्ट्रक्चरल चैलेंजर का विश्लेषण कीजिए और इस असमानता को दूर करने के लिए कोई आप नीतिगत उपाय भी बताइए। देखिए इसमें सिंपल की टर्म ये है कि इंडिया का जो आपका रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ है वो सभी वर्गों तक नहीं पहुँच रही है। इंक्लूसिव ग्रोथ के सामने कौन सा स्ट्रक्चरल चुनौती ये है और बाकी इसको दूर करें, 3 ही पॉइंट है। तो आप सिंपल देखिए ये जो पहला स्टेटमेंट है ये कैसे लिखेंगे, आप सिंपल आप लिखेंगे। अभी जब आप इकोनॉमिक सर्वे की हम बात करते हैं या बजट की बात करते हैं भारत सरकार का, उसमें यही कह रहा है कि भारत जो है ना 6 से लेके 8% तक मेरा ग्रोथ रेट मोटा मोटी है, ठीक ना, मतलब जो हमारा विकास दर है। लेकिन दूसरी तरफ हमको रिपोर्ट ये भी बताती है कि कुछ ही % लोगों के पास जो हमारे देश की मैक्सिमम संपत्ति है। तो ऑक्सफैम का रिपोर्ट दिखा दीजिए, जैसा कि मैं पहले लेक्चर में इसको बताया भी हूँ। तो आप दोनों बात, ये जो स्टेटमेंट है आपका कि भाई तीव्र विकास तो हम कर रहे हैं, भाई 6 से 8% मेरा ग्रोथ रेट है, नो डाउट है, लेकिन उसका लाभ सब तक नहीं पहुँच रहा है। मतलब ये कि कुछ ही % लोगों के पास अधिक संपत्ति है, ये हम भूमिका में लिख देंगे। अब यहीं पर हम एक लाइन में लिख देंगे कि आखिर इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होता है, मतलब कि डेवलपमेंट फॉर ऑल, सभी को साथ लेकर चलना, सभी वर्गों का विकास, ऐसे करके सब सामाजिक है, आर्थिक है, पर्यावरण सब विकास करना या सभी वर्गों का विकास करना, एक ऐसा आप फ्लोचार्ट भी बना सकते हैं। अब मेनली यहाँ पे हमारे सामने क्या है स्ट्रक्चरल चैलेंजेस, आप देखिए चुनौतियाँ क्या क्या है। पहली बात गरीबी, आप लिखिए कि नीति आयोग रिपोर्ट के अनुसार लगभग 15% अभी गरीबी है, ठीक ना। 90% लोग हमारे यहाँ अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहा है। महिला जेंडर गैप काफ़ी ज़्यादा हमारे देश में, ग्लोबल एसडीआई में हम काफ़ी नीचे रैंक में, करप्शन हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा है, हमारे यहाँ है डिजिटल विभाजन है, ये सब लिखिए। और क्षेत्रीय असमानताएं भी, कुछ राज्य ज़्यादा मतलब डेवलप है, कुछ राज्य कम है, ये आप जो है ना लिखिए 5-6 ऐसे करके चुनौतियाँ। तब उपाय में भाई रोजगार सृजन करना पड़ेगा, लोगों को सोशल सिक्योरिटी देना पड़ेगा, हमको वित्तीय समावेशन डिजिटल समस्या से काम करना पड़ेगा, और जो एसडीजी गोल है 1 से लेकर 17 तक उस पर काम करना पड़ेगा, तभी हम जाके इस समस्या विकास को पूरा कर सकते हैं। हाँ अगर 1-2 सरकार के प्रयास अगर आपको लगता है 1-2 डायमेंशन आप वहाँ भी खोल दीजिए। देखिए क्या क्या शॉर्ट आंसर में क्या कर रहे हैं। पहला बात तो हम ये दोनों बात लिख देंगे, इसको डिफाइन कर देंगे, ऐसे करके चलेंगे 1 2 3 4 में बाकी उपाय 1 2 3 उपाय, अंतिम में सरकार का 1-2 पॉइंट। यही करके आपको फ्लो चार्ट लेते हुए बहुत ज़्यादा आपको कथा कहानी नहीं लिखना है, जितना हो सके फ्लो चार्ट का यूज कीजिए। आपका शॉर्ट आंसर आराम से 4 से लेके 4.5 मिनट में लिखा जाएगा। लोग लिख रहे हैं, बहुत लोग लिखे भी हैं, और आप भी प्रयास करें, ऐसा इस एग्जाम माहौल में हो सकता है। लेकिन हाँ एग्जाम माहौल में जाने से पहले आपको इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट चलते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन था यहाँ पर आपका कि ये काफ़ी चर्चा में भी है कि राज्यपाल की जो विवेकाधीन शक्तियाँ हैं, ठीक ना, वो शक्तियाँ संघीय सामंजस्य के बजाय एक संवैधानिक टकराव का स्रोत बन गई है। कहीं ना कहीं गवर्नर जो एक सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट द फेडरल हार्मोनी, ठीक ना। इन दिस कॉन्टेक्स्ट डिस्कस द मेजर्स टू रिफॉर्म द ऑफिस ऑफ द गवर्नर इंडिया। देखिए अभी जो तमिलनाडु का मामला हो, सुप्रीम कोर्ट ने एक दिशा
निर्देश जारी कर दे कितने दिनों आपको बिल पास कर देना, विधेयक को रोकना आपको नहीं है। तो क्वेश्चन वहीं पे है। तो आप सिंपल यहाँ क्या करेंगे, मोटा मोटी देखिए, एक तो जो राज्यपाल की तो शक्तियाँ जो हमारे संविधान में दी ही गई है, दूसरा कुछ उनका विवेकाधीन शक्तियाँ भी है 4-5, जिसके तहत वही मेन विवाद का वजह है। मेन जो राज्यपाल के पद के विवाद का जो मेन कारण हमारे देश की राजनीति में, वो तो विवेकाधीन शक्तियाँ ही तो है। देखिए आप सिंपल इसको भूमिका में क्या कर सकते हैं, एक लाइन में लिखें कि कहीं ना कहीं राज्यपाल जो है ना हमारे देश के फेडरल स्ट्रक्चर की भूमिका मतलब को समर्पित करता है, या फेडरल स्ट्रक्चर के लिए को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण पद, ऐसा करके लिख सकते हैं, ठीक है ना। आर्टिकल 163 में जो है ना उनको कई तरह के जो विवादाधीन शक्तियाँ में क्या क्या, पहला है कि विधायी विधेयक, जो भी विधेयक रहेगा 200 के तहत या तो वो विधान परिषद में फाइल करके भेज देंगे, और नहीं तो वो क्या करेंगे, आरक्षित करके क्या करेंगे रखिए। ये 200 और 201 आर्टिकल का ही मेन बड़ा मुद्दा है, ठीक ना। और अभी तमिलनाडु के जो राज्यपाल हैं जो अभी सुप्रीम कोर्ट मामला गया है, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपको 3 महीने के अंदर जो है ना बिल पर स्वीकृति देनी पड़ेगी, तो ये लिख देंगे। दूसरा आप देखिएगा राजनीतिक मामला यहाँ क्या हो जाता है इसके तहत, जब भी कभी त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति आती है, ठीक ना, तो गवर्नर जो है ना मतलब जो केंद्र में जिसकी सरकार है या जो है उनके लिए कहीं ना कहीं काम करता दिखाई पड़ेगा आपको। 2019 में जब जब क्या कहते हैं वहाँ पे चुनाव हुआ था महाराष्ट्र में, तो भाजपा को बहुमत नहीं था, लेकिन फिर भी रातों रात जो है देवेंद्र फडणवीस को वहाँ मुख्यमंत्री बना दिया गया था। और जब कभी देखिए जब फ्लोर टेस्ट की जब बात आती है, तो जो विशेष दल को फ्लोर टेस्ट के लिए 1 महीने या 20 दिन या 15 दिन का टाइम मिलता है, अगर वही विपक्षी पार्टी अगर कोई गठबंधन है उसको 5 दिन या 8 या 10 दिन मिलता है। ये कहीं ना कहीं जो एक तरह से आपको मामला दिखाई पड़ा है। मध्य प्रदेश में जब शिवराज चौहान जब मुख्यमंत्री बने थे उसमें ऐसा देखने को मिला, और राष्ट्रपति शासन में भी ऐसा देखने को मिल रहा है। तो ये 3-4 दिन की जो विवेकाधीन शक्तियाँ, ये कहीं ना कहीं मेन हमारे देश में विवाद का कारण है। आप यही 3-4 पॉइंट को लिख देंगे। बाकी सुधार में वही कि हाँ समय सीमा तय जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है उस पर काम करना चाहिए, या हमारे देश में जो संसद है उसको भी इस पर कुछ सोचने की आवश्यकता है। सरकारिया कमीशन पूंछी आयोग का जो सिफारिश है, आप वो 2-3 पॉइंट लिख के आंसर को ख़त्म कर सकते हैं। चलिए अब जो 4th क्वेश्चन यहाँ पे आपका दिया गया था जेंडर बस्टिंग को लेके, जेंडर बस्टिंग वुमेन एम्पावरमेंट का एक प्रभावी उपकरण या टूल्स है। भारत की विकास नीतियों में लैंगिक असमानता को कम करने में इसका क्या इफेक्टिवनेस हो सकता है, क्या प्रभावशीलता होता है, उसका आपको ब्रीफ कर। तो पहले आप जेंडर बस्टिंग क्या होता है वो डिफाइन कर दें, पहले ये कैसे महिला एम्पावर करेगी वो तो फिर लिंक कर दें, और कौन कौन सा इसके तहत सरकार बजट में क्या क्या प्रावधान की है उसको लिख के, हाँ 1-2 पॉइंट निगेटिव अगर है तो उसको करके आप आंसर को क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। जैसे कि इसमें क्या क्या लिख सकते हैं, सिंपल यहाँ पे जेंडर बस्टिंग मतलब एक नया वित्तीय नवाचार हमारे देश में, जहाँ पे महिलाओं एक ऐसा बजट तैयार जिसमें महिलाओं को अलग से फंडिंग या उसको बजट कौन योजनाएं हैं उसको दिखाया जाता है, और महिला एम्पावर के लिए और समानता के लिए एक बड़ा कदम है, ठीक ना। और केंद्र सरकार में इसको 2005 से 6 से इसको शुरू किया। बाकी बिहार सरकार भी आपको इसका अलग से बजट जारी करती है। इसमें देखिए जेंडर बस्टिंग क्या होता है, महिलाओं के शिक्षा की बात हो जाए, हेल्थ की बात हो जाए, लॉ एंड ऑर्डर की बात, और भी कई तरह की स्कीम जो है ना महिलाओं के लिए चलाती है, अलग फंड का उसमें प्रावधान होता है। ये कहीं ना कहीं हमारे देश की महिलाओं को आगे बढ़ने दिशा में एक बड़ा कदम है। हाँ इसमें चुनौतियाँ हैं कि इसका सही ढंग से इम्प्लीमेंटेशन, बाकी महिलाओं में जागरूकता करके हम इसको और बेहतर कर सकते हैं। यही आपको जो है ना 3-4 डायमेंशन में लिख कर खत्म करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका ये है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुच्छेद 142 के तहत पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने की बदलती व्याख्याओं ने न्यायिक सीमाओं और सेपरेशन ऑफ पावर की धारणा को प्रभावित किया है। इस कॉन्टेक्स्ट में इन परिवर्तनों का क्या इम्प्लीकेशन है, इसका क्या इम्पैक्ट है, इस पर चर्चा करें। देखिए ये क्वेश्चन भले लॉन्ग टाइप को लगता है, आपको शॉर्ट में आराम से लिख सकते। सिंपल आप यहाँ पे वही डिफाइन कर देंगे। आर्टिकल 142 के तहत कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट पूर्ण न्याय का बात करता है, कंप्लीट जस्टिस की बात करता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट कई तरह के आदेश या डिक्री जारी करता है। और जैसे विशाखा जो गाइडलाइन आया था, बबीता पूनिया केस 2020 में आया था, कोयला ब्लॉक को रद्द किया गया था 2014 में, ठीक ना। और भी कई तरह की चीज़ें इसमें हुआ है, मतलब कि पूर्ण न्याय के तहत जो सुप्रीम कोर्ट ऐसे कई सारे आदेश दिया है, जिसमें कहीं ना कहीं एक तो सेपरेशन ऑफ पावर की धारणा को इफेक्ट किया। जैसे कि कुछ ऐसे काम जो आपको लेजिस्लेटिव को करना चाहिए या एग्जीक्यूटिव को करना चाहिए, वो काम सुप्रीम कोर्ट पूर्ण न्याय के तहत कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये आपको इसमें करके इसको दिखा सकते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया था कि जो ये आपका
कि भारत के लॉजिस्टिक बुनियादी ढांचे को मॉडर्न और कुशल बनाने के लिए मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी क्यों आवश्यक है। इस रेफरेंस में जो भारतमाला परियोजना और जो आपका डेडिकेटेड जो है ना आपका कॉरिडोर के योगदान का आपको विश्लेषण करना है। तो सिंपल आपका यहाँ आप सिंपल ये कहेंगे कि किसी भी देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए लॉजिस्टिक का बेहतर होना या अच्छा होना अति आवश्यक है। नहीं तो जैसे कभी जो लॉजिस्टिक रिपोर्ट आया है वर्ल्ड के लिए, उसमें इंडिया का लगभग 38 रैंक है और कहीं ना कहीं ये ज़्यादा रैंक ये बताता है कि जीडीपी का कुल जीडीपी का लगभग 14 से लेकर 18% तक खर्चा जो है मेरा लॉजिस्टिक में चला जाता है। ठीक है ना, तो लॉजिस्टिक में खर्चा कम होना चाहिए। ये अगर 8% जीडीपी का है, अगर 10% है तो काफ़ी अच्छा है। ज़्यादा लॉजिस्टिक में खर्चा होना भी कहीं ना कहीं लागत बढ़ाएगा माल का, ठीक ना, समय लगाएगा, तो ये सही चीज़ नहीं है। तो इसलिए हमारे सरकार आप देखिएगा, चाहे भारतमाला हो या सागरमाला कार्यक्रम हो या सड़क बनाने की बात हो, इस पर काफ़ी फोकस कर रही है ताकि जो है ना लॉजिस्टिक जो है ना कॉस्ट हमारा काफ़ी कम हो जाए और देश में तेज़ गति से आर्थिक क्या हो, विकास हो। ये जो भारतमाला है या जो आपका समर्पित माल कॉरिडोर है, इससे यही होगा कि तो कॉस्ट कम हो जाएगा, लगातार हम माल का आपूर्ति कर सकते हैं, माल ढोने में काफ़ी आसान हो जाएगा, यही इसका फ़ायदा होने वाला है। हाँ, इसमें कमियाँ अगर एक दो बात है कि फंड की कमी है और जो भी प्रोजेक्ट है उसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं देरी, ये बात लिख के आप आंसर को ख़त्म कर सकते हैं। इसमें मैं बता रहा आपको कौन कौन से पॉइंट फिर डील करना है। ओके, चलिए अब एक क्वेश्चन और है कि कैसे डायस्पोरा डिप्लोमेसी हैज़ इमर्ज एज ए definitive component of India's soft power strategy, evaluate the effectiveness of India diaspora engagement initiative। मतलब कहने का ये है कि आपका कि भारतीय जो प्रवासी नीति सॉफ्ट नीति के कैसे घटक रूप में निकल के सामने आई है और इसका भारतीय प्रवासी कैसे एक जन प्रभावशीलता डालती है पूरी दुनिया में, इसका मेन थीम आपका वही। आप सिंपल इसमें क्या करेंगे, दिखा लगभग मतलब 30-32 मिलियन जो है लोग जो है ना हमारे देश के लोग अदर देशों में रहते हैं और ये हमारे देश के लिए आर्थिक सुरक्षा पैदा क्यों करते हैं, क्योंकि कई तरह के रेमिटेंस हम इंडिया में पहले स्थान पे है, वो पैसा कमा के हम भेजते हैं, ये दिखा देंगे। उसके बाद देखिए कैसे सॉफ्ट पॉलिसी कैसे है। पहली बात कल्चर, हमारे देश का जो कल्चर है, चाहे योगा है या फिल्म है या भाषा है, वो वहाँ जाके प्रसारित करते हैं। हमारा जिसे खान पान है वहाँ जाके फेमस होता है, एक प्रभाव तो पड़ता ही पड़ता है। हमारा जो देश का जो एंशियंट टाइम से वसुधैव कुटुंबकम का जो कॉन्सेप्ट है वो भी हम बताते हैं और ब्रांड इंडिया का प्रचार होता है। तो कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट पावर के रूप में ये हमारे जो प्रवासी पूरी दुनिया में फैले हुए, ये हमारे इंडिया का एक नाम कहीं ना कहीं बेहतर करते हैं। लेकिन हाँ, कुछ एक दो चूँकि यहाँ पे मूल्यांकन करने की बात आ गया, आपको एवल्यूट करने की बात आ गया, तो आप यहाँ एक दो हाँ इनके साथ कहीं ना कहीं सेफ्टी का मामला होता है। और जिस तरह से अभी देखिएगा अमेरिका में H1 वीज़ा को लेके जिस तरह से वहाँ के भारतीय लोगों को जैसे कुछ दिक्कत हुआ, तो वो भी एक दो बात पॉइंट आप लिख सकते हैं। ऐसे आप आंसर को ख़त्म कर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट हम चलते हैं कि ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा आप इकोनॉमिक्स का है कि हाउ डज द नेचुरल स्ट्रक्चर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया अफेक्ट इट्स ड्रेनेज पैटर्न, क्लाइमेट एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसको आपको करना है एनालिसिस, मतलब जो प्रायद्वीपीय पठार की जो प्राकृतिक जो संरचना, इसके जल निकासी पैटर्न, क्लाइमेट और आर्थिक गतिविधि को कैसे प्रभावित करता है। देखिए सिंपल आप क्या करेंगे, इसके भूमिका में लिखेंगे कि जो प्रायद्वीपीय पठार या पेनिनसुला जो इंडिया है, ये इसमें क्या क्या शामिल है, वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट शामिल है, दक्कन का पठार शामिल है। आप ऐसे करके जो है ना इसका मोटा मोटी जो है ना प्रायद्वीपीय पठार का ऐसे करके डायग्राम आप क्या कर सकते हैं, बना दीजिएगा। ठीक, अब यहाँ पे बात करता है कैसे जल निकासी ड्रेन पैटर्न। आप जब देखिएगा तो कुछ नदियाँ आपका कृष्णा गोदावरी किधर बह रही है, आपका बह रही बंगाल की खाड़ी का, और कुछ नदियाँ जैसे आपका इधर बह रही है, तो आप यहाँ दिखा देंगे यहाँ पे फॉल्ट या भ्रंश की वजह से ऐसा हो रहा है, नर्मदा तापी का दे दीजिएगा, फिर यहाँ गोदावरी कृष्णा कावेरी लिख दीजिएगा। ठीक ना, ये हो गया। दूसरा बात आपका क्लाइमेट कैसे प्रभावित करता है। आप जब देखिएगा मानसून जब हमारे देश में जब आती थी, ये जो आपका वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट में यहाँ हवा को रोक के यहाँ मूसलाधार वर्षा करा रही है, ये लिखा दीजिएगा। और भी जो बात लिख दीजिएगा। फिर आपका यहाँ पर आर्थिक पर कैसे भाई जो भी गोदावरी कृष्णा कावेरी यहाँ डेल्टा है वहाँ एग्रीकल्चर खेती हो रहा है, व्यापार बंदरगाह है, यहाँ पे जल विद्युत परियोजना चल रही है और बंदरगाह, तो ये हमारे लिए आर्थिक प्रभाव डालता है। यही बात आपको लिख के आंसर को ख आधा तोमक करना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ई गवर्नेंस केवल तकनीकी समाधान नहीं बल्कि यह व्यापक सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन का माध्यम है। इसको आप विश्लेषण कीजिए, कैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म किस प्रकार नागरिकों और राज्यों के संबंधों को
को पुनर्निर्मित और एम्पावर बनाता है। सिंपल सा देखिए, इसमें क्वेश्चन का मोटा मोटी थीम यही है, ई गवर्नेंस जो है ना सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि एक जो है व्यापक ब्रॉड लेवल पर सोशल एंड पॉलिटिकल जो है ना चेंजेस का टूल्स या माध्यम है, ये कहता है। तो आप डिफरेंस सिंपल कीजिए, कैसे मतलब कि सिटीजन और जो देश की सरकार के बीच कैसे ये जो एक एम्पावरमेंट का काम कर रही है। तो पहला लाइन में क्या करेंगे, ई गवर्नेंस को डिफाइन कर देंगे कि जो है एक तरह का डिजिटल तकनीक के जरिए सरकार लोगों तक पहुंचती है और लोग सरकार तक पहुंचते हैं। ये इसका हो गया सिंपल सा परिभाषा। अब इसका जो मेन जो एलिमेंट या तत्व है ई गवर्नेंस का, जो ट्रांसपेरेंसी बढ़ाता है, निगरानी रखता है, रियल टाइम पर फीडबैक देता है, सरकार की वहाँ तक पहुँच हो पाती है, ठीक है। तो यही इसी वजह से जो है ना ये संबंधों को एम्पावर करता है। तो कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए करप्शन का मामला हो जाए, ठीक है ना, माई गवर्नमेंट एक एप्लीकेशन है, या कई तरह एप्लीकेशन सरकार से, जब कोविड-19 में जब देखिएगा सरकार एप्लीकेशन बना के लोगों का टीकाकरण की ना, तो ये कहीं ना कहीं जो आपका ई गवर्नेंस का एक बड़ा टूल्स है, ठीक है ना। ऐसे करके आप आंसर को आराम से लिख सकते हैं। दूसरा एक क्वेश्चन बहुत आसान है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्रीय गतिशीलता और भारत के सामरिक हितों पर क्वाड गठबंधन के प्रभाव का क्या कीजिए मूल्यांकन। सिंपल आप दिखा देंगे कि इंडो पैसिफिक का मतलब क्या है, और जो क्वाड का जो मेनली गठन हुआ है उसका मेन उद्देश्य ही है इंडो पैसिफिक रीजन शांतिपूर्ण से चले, ठीक ना। और चूँकि भारत के लिए एक बड़ा इम्पोर्टेंस है इंडो पैसिफिक, क्योंकि व्यापार को लेके, मिनरल्स को लेके, ब्लू इकोनॉमी को लेके, ठीक ना। और यहाँ जिस तरह से चीन की बढ़ती भागीदारी है उस पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया के लिए काफ़ी क्या है, महत्वपूर्ण है। और क्वाड जो चारों देश हैं उनका हित इस एरिया में है, तो यही बात आपको यहाँ क्या करना है, लिखना है। और एक क्वेश्चन है कि बांग्लादेश का जो फॉरेन पॉलिसी कहीं ना कहीं ये अभी इंडिया के इंडो सेंट्रिक नहीं दिखाई पड़ता है। ये जो चेंज हुआ है इसके पीछे कौन सा कारण है, बिहाइंड क्या कारण है, और आप इसके मेन इम्प्लीकेशन की चर्चा कीजिए। सिंपल सी बात इसमें आप यही लिखेंगे कि अभी हाल ही में 2024 में जो है ना, जुलाई अगस्त में जो भी है, वहाँ का जो सत्ता परिवर्तन, जैसे शेख हसीना हटा के वहाँ मोहम्मद यूनूस की अंतिम सरकार बनी है। और मेन वजह देखिए, पहली बात तो फैक्टर तो सत्ता परिवर्तन हो ही गया। दूसरा वहाँ कट्टरपंथी का जिस तरह से चीज़ें हुआ बांग्लादेश में, जब भारत के खिलाफ कुछ बयानबाजी किया, और अभी हाल ही में जिस तरह से चीन गए हैं वहाँ के मोहम्मद यूनूस साहब, जिस तरह से बयानबाजी किए हैं उसके, और अभी भारत भी जो है ना जो कुछ सुविधाएं छीन ली वो जिक्र कर दें, ये कारण है। और आप यहाँ पे इसका वही देखिए, जो ऑब्वियस सी बात है, जब विदेश नीति वहाँ की बांग्लादेश की नीति नहीं है, तो एक तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में कुछ दिक्कत हो सकती है, दूसरा बिमस्टेक या सार्क में प्रॉब्लम हो सकता है, चीन का प्रभाव बढ़ सकता है। यही आप इसका दोनों निहितार्थ आप लिख के हाँ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जो ये क्वेश्चन है, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने आज़ादी का नेतृत्व किया, नो डाउट है, लेकिन विभिन्न जो भी क्रांतिकारी या किसान मूवमेंट ने समान रूप से भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्वेश्चन का आसान बहुत है, इसमें सिंपल देखिए क्या लिखना है, आप ऐसे लिखेंगे कि 1885 से लेके जो है ना 1947 तक जो है मेन रोल में इंडियन नेशनल कांग्रेस हमको आज़ादी में दिखाई पड़ती है। लेकिन मतलब इसमें गांधी जी का भूमिका, चाहे इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें लिखिए क्या जो है नॉन कॉर्पोरेट मूवमेंट लिख दीजिए, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लिखिए, या क्विट इंडिया मूवमेंट, कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेतृत्व में चल रहा है। लेकिन इसी के पैरेलल देखिएगा अदर मूवमेंट में, चाहे वो क्रांतिकारी का हो 1909 से लेके 1900 से लेके 1910-15 के बीच में जो भी क्रांतिकारी मूवमेंट है वो लिख दीजिए। 1925 से लेकर 1935 तक मोटामोटी जो भी भगत सिंह है, सुखदेव, राजगुरु का नाम ले दीजिए, मतलब क्रांतिकारी मूवमेंट हो रहा है। और पीजेंट मूवमेंट, चाहे आप चंपारण सत्याग्रह का लीजिए, या और भी जो किसान मूवमेंट पूरे देश में 3-4 होता है उसको लिख दीजिए। मतलब कहीं ना कहीं नेशनल मूवमेंट जो इंडियन नेशनल कांग्रेस चला रही है उसके पैरेलल भी जो है ना ये आपका जो क्रांतिकारी और किसान आंदोलन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है, और जनता में इनकी पैठ थी, और कहीं ना कहीं जो है ना एक पैरेलल के रूप में काम पैरेलल चल रहा था दोनों, और अंततः सब ने मिलकर देश को क्या किया, आज़ादी में एक बड़ा योगदान दिया। ऐसे करके आप आंसर को ख़त्म करना। अब नेक्स्ट चलते हैं। ये क्वेश्चन भी काफ़ी चर्चा में, हालांकि अभी काफ़ी चर्चा में है, जब से ट्रंप जी वहाँ के राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के, तो इसी क्वेश्चन इसमें था, ये बहुत आसान आप लोग लिख लीजिएगा। इसमें यह है कि जो अभी कैसे जो है ना जो रेसिप्रोकल टेरिफ ऑन द ग्लोबल ट्रेड ऑर्डर क्या इम्पैक्ट डालेगा ये। दूसरा है विश्लेषण कीजिए कैसे जो है ना शुल्क युद्ध और वैश्विक व्यापार व्यवधान भारत की आर्थिक रणनीति को कैसे आकार देते हैं। बढ़ते संरक्षणवाद के बीच प्रतिस्पर्धात्मक बनाए रखने के लिए भारत की नीति के विकल्पों का आकलन कीजिए। यानी कि लॉन्ग में पूछ सकता है, लेकिन मैं जानबूझ के शॉर्ट में दिया। देखिए शॉर्ट में आप सिंपल क्या करना था, आपको रेसिप्रोकल टैरिफ क्या होता है वो डिफाइन कर देना था, ठीक है ना। बाकी इसका क्या प्रभाव, जैसे कि जब भी आप जितना
अदर देश टैरिफ लगाए उतना अमेरिका लगा देगा, तो कहीं ना कहीं जो ना क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है, इंक्रीज एक्सपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाएगा, ठीक ना, मार्केट फेयर घट जाएगा, सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो सकता है और जॉबलेस हो सकता है। तो ऐसे करके आप हाँ भारत के इसमें कुछ जो है ना इम्प्लीकेशन 1-2 पॉइंट लिख के आंसर को इसमें ख़त्म कर दीजिएगा। नेक्स्ट ये AI समिट का ऑलरेडी मैं देखिए ये जो आपका जो व्यापार युद्ध है और जो AI एक्शन समिट है, ये सब ऑलरेडी मैं पहले भी लेक्चर ले चुका हूँ, इसलिए मैं इसको शॉर्ट में डिस्कस कर रहा हूँ। नेक्स्ट चलते हैं, जो क्वेश्चन है AI एक्शन समिट के संदर्भ में, जो कैसे वैश्विक दक्षिण के लिए AI एक संसाधन तक समान पहुँच के महत्व की जांच करें और भारत बहुपक्षीय स्तर पर निष्पक्ष AI परिस्थिति तंत्र की वकालत कैसे कर सकता है। सिंपल आप देखिए, अभी जो फ्रांस में जो AI एक्शन समिट हुआ है उसमें कहीं ना कहीं एक मेन मुद्दा ये था, जो कि ग्लोबल साउथ के जो कंट्री है वहाँ, चूँकि वो तो निम्न आय वाले हैं या मध्यम आय वाले हैं, उनके पास उतना टेक्नोलॉजी उतना पैसा नहीं है कि वो AI का बेहतर इस्तेमाल कर पाएँ। तो उनमें यही कहा गया था कि हमको ग्लोबल AI जो है ना शासन की स्थापना करनी पड़ेगी, ताकि सभी तक जो है ना AI का यूज समान रूप से पहुंच सके, खास करके ग्लोबल साउथ के देशों तक। और हमको जो AI का जो विभाजन, जो डिवीजन है, इसको दूर करने के, चाहे फंड की बात हो या कुछ हो, ऐसा हमको करना है। और भारत इसका बड़ा पैरवीकार है। मोदी जी का कहना ही है कि AI से किसी एक देश पर के लिए नहीं है, बल्कि दुनिया के सभी देशों के लिए और मानवतावाद के लिए होना चाहिए, ऐसा मोदी जी का कहना भी है। तो आप ऐसे करके ना आप इसमें लिख सकते हैं। बाकी कुछ यहाँ क्वेश्चन में रिपोर्ट का दिया था, यहाँ क्योंकि अगर आप पेपर देखिएगा 69 का, वहाँ कई तरह के रिपोर्ट को बेस बना के शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे कि एक रिपोर्ट तो हालांकि बीपीएससी पहले भी क्वेश्चन जैसे कि यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट से ऑलरेडी पूछ चुका है, तो यहाँ क्वेश्चन में भी बन सकता है। फिर ग्लोबल जेंडर गैप का मेन जो रिपोर्ट का क्या उसका मतलब कि है वो पूछ सकता है। एक शिपरी रिपोर्ट जो हथियारों को लेके आता है, वहाँ से जोड़ के क्वेश्चन में भी पूछ सकता है। फिर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का भी 150वां दिवस मनाया गया है और उसी में एक मिशन मौसम की भी शुरुआत की गई, यहाँ से क्वेश्चन जोड़ के पूछ सकता है। बाकी अटल इनोवेशन मिशन से ऑलरेडी बीपीएससी पहले 68 में पूछ चुका है, मे बी इस बार भी 2.0 चूँकि शुरू हुआ, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसको मैं बताता हूँ इसमें आपको कैसे कैसे क्या क्या लिखना है, इसको देख लीजिए एक बार। आपका जो यूएनओ का जो सतत विकास रिपोर्ट का जो मेन इसका निष्कर्ष यही है कि जो SDG लक्ष्यों का केवल 16% 2030 तक प्राप्त करने की दिशा में है, जबकि 84% जो है ना प्रगति काफ़ी सीमित है या इसके विपरीत दिखाई पड़ता है। उसके बाद इसमें लिखा गया है 2020 के बाद जो वैश्विक SDG प्रगति स्थिर हो गई है, विशेष रूप से SDG गोल 2 जो शून्य भुखमरी है, 11 जो है, फिर 14 जो है, फिर 15 जो है और जो 16 है, ये है। बाकी SDG 9 जो है कि दिशा में कुछ सकारात्मक प्रगति दिखाई पड़ रहा है। ये आप 1-2-3 लाइन वहाँ पे जिक्र कर सकते हैं। बाकी इसमें कुछ जो है ना ये कहा गया है कि जो है रिपोर्ट बताया गया कि 2030 तक जो वैश्विक स्तर पर 600 मिलियन लोग भूख से पीड़ित होंगे, ये लिखा दीजिए। फिर आपका जो है इसमें कुछ क्षेत्रीय देशों में विविधता, जैसे कि नार्डिक देश SDG लक्ष्यों को हासिल करने सबसे आगे कुछ देश का नाम लिख दीजिए। फिर यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट इंडिया का रैंकिंग दिखा दीजिए, 109 रैंकिंग है, ठीक ना। और SDG प्राप्त करने में जो इंडिया में जो कुछ परसेंटेज अगर डेटा आपको याद है, इसको लिख के आंसर को ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि इसका ना आपको निष्कर्ष या मेन जो क्या क्या इसका जो रिपोर्ट में चीज़ें हैं वो आपको मोटा मोटी याद रखना पड़ेगा। और मे भी हो सकता है कि यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन बीपीएससी पहले फायदे बार पूछ चुका है, लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछ सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन जब पूछेगा तो पूछेगा ये क्या होता है, कौन जारी करता है, इस बार का मेन निष्कर्ष क्या है। आपको इन सारे बातों को ना थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करके लिख देना है, इसमें क्या चुनौतियां हैं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख कर आंसर को ख़त्म करना पड़ेगा। ग्लोबल जेंडर जब रिपोर्ट अगर आप एग्जाम हॉल में लिखें तो सिंपल ये कौन जारी करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये लिख दें। इसका जो प्रमुख विशेषता इस रिपोर्ट का देखिए क्या है, डायमेंशन क्या क्या है, आर्थिक भागीदारी और अवसर, शिक्षा का अवसर, स्वास्थ्य, उत्तरजीविता और राजनीतिक शक्ति, ये 4 डायमेंशन पर जो ये लिया जाता है। फिर रिपोर्ट में वही कि कितना कितना क्या है, इसको वीडियो पॉज करके देख लीजिए। बाकी टॉप के कुछ देश का नाम, मेनली इसमें आपको 1-2 बात, चूँकि इंडिया के बारे में अगर लिखना है तो आपको जो है ना भारत का प्रदर्शन भी, जिससे 146 देशों में इंडिया का रैंकिंग कितना है, 129वें नंबर पर है, ये 2 बात आप यहाँ पे, और किसके दिशा में भारत ने प्रयास किया है वो लिख के आप आंसर को खत्म करना। वीडियो पॉज कर लीजिए, आप इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट जो इसमें आपका एक दो जो है इंडेक्स है, इसमें नेक्स्ट आपका IMDA का जो 150वां स्थापना दिवस और इसमें मिशन मौसम की जो शुरुआत की गई, यहाँ क्वेश्चन पूछेगा। सिंपल हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नई दिल्ली में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के 150वें स्थापना दिवस में शामिल हुए। उन्होंने मिशन मौसम पहल का आरंभ किया, जो कि विजन 247 का दस्तावेज जारी किया, ठीक ना।
फिर यहाँ पे मिशन मौसम एक सरकारी पहल जिसका उद्देश्य मौसम पूर्वानुमान मॉडलिंग करना, प्रसार में भारत के मौसम विभाग की क्षमताओं को क्या करना है, बढ़ाना है। बाकी 2 वर्षों में इतना करोड़ रुपये का मतलब कि आवंटन में राशि किया गया। तो आप ऐसे करके जो है इसको जो है ना लिख सकते हैं। अब बाकी इसमें और सब बात है, इसको वीडियो पॉज करके बाद पढ़ लीजिएगा। और लिखा भी यहाँ कि यह मिशन 5 वर्षों की अवधि में 2 चरणों में इसको इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा। फर्स्ट चरण में 70 डॉपलर रडार उच्च निष्पादन वाले कंप्यूटर, पवन प्रोफाइलर, रेडियोमीटर की सहायता से परीक्षण नेटवर्क का विस्तार करने पर केंद्रित करें। बाकी द्वितीय चरण में 26 से आगे उपग्रहों और विमानों के माध्यम से परीक्षण क्षमताओं में वृद्धि की जाएगी। आप में भी इस बार क्वेश्चन में भी आ सकता है, क्योंकि 150 दिवस वो मना चुका है। तो IDMD इससे जोड़ के कोई क्वेश्चन आपका आ सकता है। ये जो अटल नवाचार मिशन 2.0 देख लीजिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल नीति आयोग के तहत अटल नवाचार मिशन को 2750 करोड़ रुपये के बढ़े हुए बजट के साथ जारी रखने की मंजूरी दे दी है, जिससे वर्ष 2028 तक भारत के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए अटल इनोवेशन मिशन 2.0 का शुभारंभ हो गया। ठीक है ना। इसमें ये सब वही जो अटल टिंकरिंग लैब की बात की गई, इसमें ये है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसका मेन जो क्या कार्यक्रम होगा, तो पहले भाषा समावेशी नवाचार कार्यक्रम किया जाएगा। ठीक है ना। फिर फ्रंटियर कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर है या नॉर्थ ईस्ट के राज्यों या आकांक्षी जिलों के वंचित क्षेत्रों में 2500 नए अटल जो टिंकरिंग लैब का निर्माण किया। इसके मेन पॉइंट जो आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा, यहाँ क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है ना। दूसरा बात इसमें ये कहा गया जो इकोसिस्टम में सुधार लाने पर लक्षित कार्यक्रम, जैसे कि नवाचार इकोसिस्टम के पेशेवर से प्रबंधक हो गया, शिक्षक प्रशिक्षण का ट्रेनिंग देना है, लंबे समय तक निवेश की आवश्यकता वाले गहन तकनीक स्टार्टअप के व्यवसायीकरण के लिए एक शोध सैंडबॉक्स, मतलब कि कई सारा बात इसमें किया गया है। आप इसको थोड़ा देख के एग्जाम में लिख सकते हैं। बाकी और भी कई तरह के इंडेक्स है, जैसे कि यहीं पे जो एक है SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 है, यहाँ से जोड़ के भी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि नीति आयोग का रिपोर्ट है। ठीक ना। आप इसके कुछ देखिए फैक्चुअल चीज़ें हैं, अगर आपको ये याद होगा तभी आप एग्जाम में क्या करेंगे, लिख पाएंगे। हालांकि इस क्वेश्चन पहले BPSC पूछ चुका है, इसलिए मे भी जो लगभग आप 10 या जो है ना 12 कुछ जैसे इंटरनेशनल रिपोर्ट है उसको कर लीजिएगा। बाकी कुछ 5-6 नेशनल लेवल का इंडेक्स है या कुछ रिपोर्ट है, उस पर आपका हो जाएगा। मैं एक लिस्ट बना के दे दूँगा, 8 मतलब 15-20 जो भी है उसमें, उसको कभी बार देख लीजिएगा। ठीक, नेट पे या कहीं पे जाके होगा तो मैं भी कुछ उसमें लेक्चर लेकर आपको बता दूंगा, तो वहाँ से आपका काम हो जाएगा। तो ये आज के लेक्चर में इतना ही। बाकी और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा तो मैं ऐसे करके आपका डिस्कस कर दूंगा 1-2 दिन के अंदर, ताकि आप रिवाइज हो सके। बाकी मैं फिर से कहना है कि अभी जो भी बचा हुआ 10 दिन मोटा मोटी आपके पास है, तो उसमें मल्टीपल्स टाइम चीज़ों को रिवाइज करें। कुछ अगर नया टॉपिक अगर कहीं दिख रहा है, आप वो नया टॉपिक करंट अफेयर्स में पढ़ सकते हैं। बाकी चाहे हिस्ट्री हो या पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, साइंस टेक हो या DI, इन सब का आप प्रैक्टिस या रिवाइज करते रहिए। और निबंध में जहाँ तक बात है, निबंध में जैसे कि महिला पर निबंध अगर लिखना हो आपको, या क्लाइमेट चेंज पर अगर आपको निबंध लिखना हो, या कुछ फिलोसफिकल जो मैं कराया हूँ वो, ऐसे कई सारे निबंध का टॉपिक आप 10-15 सेलेक्ट कर लीजिए। उसमें आप क्या इंट्रोडक्शन लिखेंगे, क्या निष्कर्ष लिखेंगे, ये सब आप सोच कर जा सकते हैं एग्जाम हॉल में। आप एक बेहतर मार्क्स की ओर बढ़ेंगे। ठीक है ना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।